नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। ये बस कुछ ही समय में चांद पे लैंड करने वाले थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे नासा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के ऐसे हिस्से में था जहां तक इनको पहुंचने में पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो एक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। इसी ऑक्सीजन टैंक से अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मिल रही थी। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था। एस्ट्रोनॉट सब समझ चुके थे कि उनके जिंदा बचने का कोई चांस मौजूद नहीं है और इतने कम समय में स्पेस से धरती पे आने का भी कोई चांस नहीं है। दोस्तों, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है। तो सोचिए, जीते जागते इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना और फिर उनको सही सलामत अर्थ तक लाना कितना मुश्किल काम होता होगा। ये एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान खोने का भी डर लगा रहता है। वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको पृथ्वी जैसा वातावरण भी प्रदान करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड कैबिन जिनमें भरपूर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा होता है तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स भी हमेशा हमेशा के लिए इस भयानक अंतरिक्ष में खो जाएंगे जिनको कभी भी वापस लाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 के साथ हुआ था। ये एक सच्ची घटना है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले 1969 में अपोलो 11 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रांग वो पहले शख्स थे जिन्होंने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का भी मून मिशन कामयाब हो चुका था। लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद चांद की अंधेरी दुनिया के रहस्यों का पता लगाना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इस मिशन की शुरुआत 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के एक कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई। क्योंकि यह चांद पर इंसानों का पहला मिशन नहीं था, इसलिए इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। अब प्लान ये था कि पहले यह पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट सही टाइम पर इस लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, ये लोग एक ऐसे हादसे का शिकार होने वाले हैं जो कभी इनके सपने में भी नहीं आया होगा। इनको पृथ्वी से रवाना हुए 56 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट्स ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना तेज था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि इसने शायद फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार मॉड्यूल पायलट खुद हैरान हो गए। तभी कुछ देर बाद मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इसकी खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे हड़कंप सी मच गई। नासा के साइंटिस्टों को अच्छी तरह से पता था कि ऑक्सीजन टैंक फटने से बहुत बड़ी घटना हो सकती है। 15 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट का रियल टाइम डाटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी कट चुकी है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का मुख्य जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मुश्किलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस वक्त तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि वो एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं और कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। इन सभी मुश्किलों के साथ साथ एक और मुश्किल आ गई। ब्लास्ट की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क जो इस मिशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्लास्ट को पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लूनर मॉड्यूल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी।
पर क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में चले गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा, ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन से पता चला कि लूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल अभी तक वही मौजूद था कि आखिर ये तीनों वापस अर्थ तक कब तक और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पे चल रहा था, इसी वजह से साइंटिस्टों को शक था कि कहीं रास्ते में ही इंजन बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन चूज किया, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगा कर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन जो सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन था, उससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशन भी इतना आसान नहीं था। इन कैलकुलेशन में एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशन करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी, और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड रॉकेट बर्न किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था। अब इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा अपने स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहां सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वह समय काफी करीब आ चुका था जब बगैर कंट्रोल्स के ये लोग अर्थ तक वापस इंटर होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त पूरे 3 मिनट तक उनसे कनेक्शन टूटा रहा। जब 3 मिनट के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया, तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स चांद की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट्स खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। आखिर पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशियन में जा गिरा, जहां से उनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।